हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरवीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज लेकर आए हैं हम आपको 25 फरवरी की करंट अफेयर, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें रहेगा कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेव जेवहर क्या नाम क्या है जेवहर हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, इसका जो खर्च होगा 2,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। कौन? सुरेश खन्ना। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 2021 और 22 के लिए 5,50,200 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है। कितना? 5,50,270 करोड़ का बजट लाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पेपरलेस बजट है। दोस्तों, अगर भारत में भी बता दें तो 2000 जो 21-22 का बजट है वो सबसे पहला पेपरलेस बजट है भारत सरकार का। ठीक है, और इसको पेपरलेस बजट को पहले उपयोग करने वाला राज्य है पूर्वोत्तरी राज्यों में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले पहला पेपरलेस बजट बनाया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है इसकी क्षमता होगी 12 मिलियन प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में यहाँ पर 12 मिलियन व्यक्ति आ सकते हैं एक साल में। इसमें अलग अलग फेज़ पर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 2050 तक इसकी जो क्षमता हो जाएगी 70 मिलियन प्रति वर्ष यात्री हो जाएगी। कितना? 70 मिलियन प्रति वर्ष। अब बात कर लेते हैं कि इस हवाई अड्डे के लिए औद्योगिक विकास निगम प्राधिकरण, कौन? औद्योगिक विकास निगम विकास प्राधिकरण की ओर से कार्यान्वित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसको किया गया है औद्योगिक विकास प्राधिकरण निगम को। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन दिया गया है लंदन के मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। यानी मिलान जो विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट है उसकी तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मॉन्टेनेगो बुधवार में होने वाले 30वें एड्रिएटिक पर्ल टूर्नामेंट किस देश के खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहे। यानी कि जो टूर्नामेंट हुआ है मॉन्टेनेगो, उसमें किस देश के जो खिलाड़ी हैं वो शीर्ष पर रहे। तो ये अपने भारत के खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहे। जो भारत के खिलाड़ी हैं वो सबसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें किन किन को कौन कौन से पदक दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं, पहला मोंटेनेग्रो दुबदा। क्या नाम है इसका? मोंटेनेग्रो दुबदा 30वें एड्रिएटिक पर्ल्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम पर शीर्ष रही। यानी कि जो मुक्केबाजी टीम थी भारत की वो सबसे शीर्ष पर रही, जिसमें अर्धंती चौधरी ने 60 किलोग्राम वर्ग में और बेबी रोजी सना चानू जी कहाँ की हैं? उज्बेकिस्तान के। ठीक है, भारत की कौन है? अर्धंती चौधरी, और ये बेबी रोजी सना ये चानू उज्बेकिस्तान के। ठीक है, क्योंकि उज्बेकिस्तान सेकंड स्थान पर रहा है। 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। क्या? कितने में? यानी कि इन्होंने जो बेबी रोजीशना है उज्बेकिस्तान की, इनको 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और इनने किसमें? 60 किलोग्राम में जीता है, अर्धंती चौधरी ने। इससे पहले अल्फिया पठान कौन थी? एक अल्फिया पठान थी जिन्होंने 40 यानी 81 किलोग्राम से अधिक के मौजूद टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। यानी पहला किसने जीता था? अल्फिया पठान के द्वारा जीता गया। रोहतक की बिनाका ने फाइनल में मोल्दोवा क्रिस्टीना कीपर को 5-0 से हराया। यानी कि जो रोहतक की विनका है उसने फाइनल में मोल्दोवा क्रिस्टीना को कीपर को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजों में 5 स्वर्ण, यानी भारतीय जो टीम थी उन्होंने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य जीते थे। कितने टोटल मिला के बात करें तो 3-2 5 और 5 10 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रही भारतीय टीम। उज्बेकिस्तान की ने 2 स्वर्ण पदक जीते और दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में। दोस्तों, जो शबनम है उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, यह घोषणा कोर्ट ने कर दी है। इसी के लिए हमने क्वेश्चन लिखे हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय क्षमादान यानी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल नंबर 79 के तहत है। अब बात कर लेते हैं क्षमादान की शक्ति। ठीक है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के 52 खेड़ी नरसंहार, यानी कि जो महिला है
वो किस से संबंधित है, तो बावनखेड़ी नरसंहार से, कि दोषी शबनम को कुछ दिनों तक मोहलत मिल गई है। यानी कि हाल ही में इन्होंने आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनके लिए यहाँ क्षमा याचना की है, तो उनके लिए कुछ दिन के लिए उनको मोहलत मिल गई है। उनके अधिवक्ता द्वारा राज्यपाल द्वारा दिया याचिका दायर की गई है। इस दया के निरस्तकरण तथा उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी तक इसका डेथ वारंट जारी नहीं किया गया और नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो यह फांसी पाने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला होंगी। कौन सी? आज़ाद भारत की पहली महिला होंगी शबनम, यदि फांसी दी गई तो। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को अमरोहन सेशन कोर्ट ने बावनखेड़ी नरसंहार के दोषी सलीम व शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। यानी एक और इनमें व्यक्ति था, कौन? सलीम और शबनम, इन दोनों को क्या हुई थी? फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, कौन से कोर्ट ने? ये अमरोहन सेशन कोर्ट ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मामला था, कि यहाँ पर ये जो मामला था अमरोहन जिले के बावनखेड़ी गांव में 14 और 15 अप्रैल 2008, यानी कि इतना 12-13 साल हो चुकी हैं जब इसको सज़ा मिली है। ठीक है, इसमें प्रेमी के साथ अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। तो जो शबनम है इनने क्या किया था, अपने प्रेमी के साथ मिलकर सलीम के साथ और अपने घर परिवार के 7 व्यक्ति यानी सभी व्यक्तियों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इनके लिए इनको फांसी की सज़ा दी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में जो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ये कहाँ पर किया है? ये लक्षद्वीप पर किया है। कहाँ पर किया है? लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप पर कहाँ पर? लक्षद्वीप में कहाँ है? यानी कि जो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? हमारा अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पर? अरब सागर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन यानी लक्षद्वीप वन विभाग का मुख्यालय है। क्या? लक्षद्वीप का वन विभाग का मुख्यालय, वहाँ पर इसका अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। अगर उसकी बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप, ये 204 द्वीपों का समूह है। यानी कि सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारा भारत का कौन सा है? वो अंडमान निकोबार द्वीप है, और सबसे छोटा वो लक्षद्वीप है। ठीक है, यह अरब सागर में स्थित है। बात कर लेते हैं अब, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है कार्बन वॉच के नाम से। ठीक है, अब वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये तुम्हारा चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कार्बन वॉच मोबाइल ऐप है क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए चंडीगढ़ के एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च किया गया है। इसमें चंडीगढ़ के लोग अपना अकाउंट बनाकर कार्बन फुटप्रिंट कितना वे हर रोज़ के कार्यों के दौरान जनरेट करते हैं इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हर दिन कितने कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित करता है यानी जनरेट करता है, तो इसकी जानकारी वो ले सकते हैं इससे। ठीक है, कार्बन वॉच से। चंडीगढ़ ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य नहीं हो सकता क्योंकि ये चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसा ये पहला केंद्र शासित बन चुका है चंडीगढ़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स किस फिल्म को दिया गया है। तो जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है ये तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को दिया गया है। किसको? तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये भी क्या है, तो इनका भी संबंध दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। अब बात कर लेते हैं नीचे आके। ठीक है, इसमें मुंबई में 20 फरवरी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए। इसके दौरान तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, ये कौन सी है फिल्म की बात करें तो कौन सी है? तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर्स को। ठीक है, अब फिल्म लक्ष्मी यानी जो फिल्म लक्ष्मी है उसके लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसका? बेस्ट एक्टर की बात करें तो किसको मिला है? अक्षय कुमार को दिया गया है। ठीक है, और जो फिल्म छपाक है, कौन? फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यानी कि महिला को बात करें तो वो किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला। किसके लिए मिला है? छपाक के लिए। अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और अभिनेता के मेनन, एक अभिनेता है के मेनन, उनको
वर्सटाइल एक्टर के खिताब से नवाजा गया। यानी कि जो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का जो खिताब है वो किसको दिया गया है, तो ये के मेनन को दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में VLSRSAM का DRD द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो जो VLSRSAM ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो इसका बनाया किसने, तो ये बनाया तुम्हारे DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, यानी कि सरफेस से सतह पर वार कर सकती है, यानी सरफेस से अपन भेजेंगे तो आसमान में भी ये वार कर सकती है। ठीक है, इसका परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, इसका फुल नाम क्या है, रक्षा विकास एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कौन सी है, सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM को 2 सफल परीक्षण किए हैं। कितने सफल परीक्षण किए हैं इसके, 2 सफल परीक्षण किए गए। और कहाँ पर किए गए, उड़ीसा के तट चांदीपुर पर इसका क्या किया है, सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण रैंड ITR में एक स्थिर ऊर्ध्वाधर लॉन्चर है से इसको प्रक्षेपित किया गया। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर इसको लॉन्च किया गया। जो VLSRSAM है को समुद्र स्कीमिंग के लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए DRD द्वारा स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन विकसित किया गया। यानी कि जो इसको VLSRASM है, इनको नौसेना के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, नौसेना के लिए बनाया गया है। और ये सुरक्षा कर सकेगी ये प्लेनों की, ठीक है, हवाई जहाज़ों की सुरक्षा कर सकेगी इसके द्वारा। कौन, नौसेना सुरक्षा कर सकेगी VLSRSAM के द्वारा। अब लेकिन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, अगर इसकी बात करें तो इसको क्या है, भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। जब नौसेना के लिए उपयोग के लिए तो इसको किस में शामिल किया जाएगा, नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा। इसके ऑपरेशन रेंज को 40 से 50 किलोमीटर है, यानी जो इसकी रेंज क्षमता है 40 से 50 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को अस्त्र मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। दोस्तों, जो अस्त्र मिसाइल है उसके इसको प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, यानी जो अस्त्र है उसी की तरह ये भी काम करेगा। इसकी गति की बात करें तो 4.5 मैक, यानी बात करें तो 5556, यानी +6 है तो 5557 भी अपन बोल सकते हैं। 1 घंटे में इतनी गति कर सकेगी, यानी कि इसकी जो क्षमता है 4.5 मैक है। दोस्तों, ये हो गया आपका 25 फरवरी का करंट अफेयर। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RVN स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, वीडियो यानी कि करंट अफेयर की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RVN स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक डे की टेलीग्राम यानी करंट अफेयर की PDF मिल सकेगी। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। थैंक यू।